नमो नमः मित्रेभ्यः। तो आज हम व्याकरण की क्लास में लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ रहे हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में अभी तक हमने जो है 9 सूत्रों को पढ़ा था। मुख्य नासिका वचनोन्नासिका कल की क्लास में हमने पढ़ा था, जो कि अष्टाध्यायी का पहले अध्याय का पहले पाद का 8वां सूत्र था, जो कि अनुनासिक संज्ञक सूत्र था। और आज जो है कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी का 10वां सूत्र पढ़ेंगे। कौन सा 10वां सूत्र? 10वें नंबर का लघु सिद्धांत कौमुदी का जो है कि सूत्र पढ़ेंगे। ये भी संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी में 14 सूत्र रखे गए हैं। अब बात आती है कि जो 10वें नंबर का सूत्र है वो हमारा है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। और ये कौन से नंबर का सूत्र है? तो बताएं 10वें नंबर का सूत्र है। कौन से नंबर का सूत्र है? तो 10वें नंबर का सूत्र है। और ये कौन सा है? तो जस्ट अगले सूत्र का, मतलब पहले अध्याय के पहले पाद का 9वां सूत्र है। ठीक, पहले अध्याय के पहले पाद के 9वां सूत्र, अर्थात अष्टाध्यायी के पाणिनि की अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 9 नंबर का सूत्र है। जो कौन सा सूत्र है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। कौन सा सूत्र है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अर्थात तुल्य क्या है? तुल्य अस्य प्रयत्नम सवर्णम। इसके हम जो है कि जब भाग करते हैं, इसको जब तोड़ते हैं सूत्र को, तो क्या निकलता है? तुल्य। क्या निकलता है? तुल्य। और किसका? अस्य प्रयत्नम। ठीक है, सवर्णम। जो प्रयत्न है, जो इसका प्रयत्न है, किसका? वर्णों का। किसका? वर्णों का जो प्रयत्न स्थान है? और तुल्य का मतलब तालु कंठ आदि। तालु कंठ आदि जो प्रयत्न स्थान है, उनसे जो एक साथ में जो निकले होते हैं वर्ण, उनका जो है कि सवर्ण संज्ञा होती है। उनकी कौन सी संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। और सूत्र भी क्या है? सवर्ण संज्ञक सूत्र है। सूत्र कैसा है? सवर्ण संज्ञक सूत्र। सवर्ण संज्ञक सूत्र है। क्या रहता है कि तुल्य मतलब, तुल्य का मतलब क्या रहता है कि तालु कंठ आदि। ताल कंठ जो हमारे अष्ट है, स्पर्श स्थान, ताल कंठ। और क्या है? मूर्धा ना, मूर्धा। और इसके साथ साथ में क्या है? तालु कंठ मूर्धा। इसके साथ साथ में क्या रहता है? वर्त्स। वर्त्स, वर्त्स। ठीक, और दंत। ठीक, दंत है ना, ओष्ठ। ओष्ठ, ये क्या है? स्पर्श स्थान है। तो उन जो है कि तुल्य मतलब जो है कि जो स्पर्श स्थान है, अस्य स्पर्श स्थानम सवर्णम। ठीक है, जो ये जो स्पर्श स्थान है, ठीक है, उनके जो प्रयत्न है वो क्या कहलाते हैं? सवर्ण कहलाते हैं। अब कैसे? थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि सूत्र कठिन नहीं है तो इतना सरल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने मुख नासिका देख लिया, ठीक है, और भेद भी जान लिए। अब यहाँ पर देखना है कि सवर्ण किसे कहते हैं, समान वर्ण किसे कहते हैं, कि जो मतलब एक ही जिनकी संज्ञा रहती है। ठीक है, कौन रहते हैं कि जिनको सवर्ण संज्ञक सूत्र कहते हैं। सवर्ण सूत्र को कह दिया, आखिर कैसे कहेंगे उन्हें सवर्ण है? ठीक है, तो ये जानने के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे सवर्ण संज्ञक सूत्र है। क्या है? सवर्ण संज्ञक सूत्र। सवर्ण संज्ञक सूत्र है। और वृत्ति क्या है? तालवाद स्थान अभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्द्वयम् यस्य तेन तुल्यं तन्मिथा सवर्णम स्यात्।
क्या है, तालवादी। अभी बताए हैं कि तुल्य मतलब जो है कि तालवादी। और स्थान अभ्यंतर, जो अभ्यंतर स्थान है, कहाँ के, आंतरिक स्थान है। जैसे कि अब कौन कौन से हमारे जो है कि हुए आंतरिक स्थान, आंतरिक स्थान कौन कौन से हुए, जैसे कि कंठ हुआ, ताल हुआ, मूर्धा हुआ, वर्त हुआ, और जो है दंत हुआ, ये आंतरिक स्थान है। फिर अभ्यंतर प्रयत्नश्च, और इनके अभ्यंतर, अभी हम आगे चल करके इनके अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न भी पढ़ेंगे। तो अभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार के इनके प्रयत्न होते हैं, ठीक है। एतद् द्वयम् अस्य, एतद् अभ्यंतर बाह्यश्च, ठीक। यस्य प्रयत्नेन येन तुल्यम तन्मिथः, येन तुल्यम जिनकी तुलना से, तत्मिथः सवर्ण संज्ञा साथ, इनसे जो है कि जो है कि तुल्य संज्ञा होती है। जो है कि तुल्य संज्ञा कितने भेद से होती है, दो प्रकार से। कौन कौन से, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न से। अभ्यंतर प्रयत्न से और बाह्य प्रयत्न से जो है कि सवर्ण की तुल्य संज्ञा होती है। और जो तुल्य संज्ञा होती है, तालवाद संज्ञा होती है, उनकी क्या कहते हैं, सवर्ण संज्ञा कहते हैं। क्या से कहते हैं, सवर्ण संज्ञा कहते हैं। इसी के साथ साथ में एक जो है कात्यायन की वार्तिक भी है, ठीक। पहली वार्तिक जो है कि अभिलघु सिद्धांत कौमुदी में रखी गई, जिसका है री ली वर्णयोर मिथा सावर्णम वाच्यम। ये है वार्तिक। क्या है, वार्तिक किसके द्वारा रची गई है, कात्यायन के द्वारा। कौन सी है, रील री वर्ण योर मिथा, रील री वर्ण योर मिथा, रील री वर्ण योर मिथा सावर्णम वाच्यम, सावर्णम वाच्यम। ये वार्तिक है, किसके द्वारा रची है, तो कात्यायन के द्वारा रची है। रील री वर्ण योर मिथा सावर्णम वाच्यम, अर्थात ऋकार और जो है कि ऋकार दोनों वर्णों के साथ में सावर्णम वाच्यम, और जो है कि ऋकार और ऋकार इन दोनों का क्या रहता है, सावर्ण वाच्य रहता है। ऋकार का और ऋकार का क्या रहता है, सावर्ण वाच्य रहता है। कैसा रहता है, सवर्ण वाच्य। ये दोनों क्या है, सवर्ण संज्ञक है, सवर्ण संज्ञक वाच्य है, ठीक। तो यहां तक हमने जाना कि बताया गया है कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम जो एक स्पर्श के स्थान से निकले होते हैं, जो जैसे अब कंठ से जो निकले, जैसे कि अभी आगे चल करके पढ़ेंगे, जो क्या रहते हैं, जो कंठ से निकलते हैं उनके क्या रहेंगे, उनका एक अपना स्थान रहेगा, ठीक है। जो तालु से निकलेंगे उनका अपना स्थान रहेगा, उनकी समान समानता रहेगी। क्या रहेगी, उनकी समानता रहेगी, समानता रहेगी कि भाई एक जगह से आए तो एक ही परिवार के हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रील री वर्ण योर मिथा सावर्णम वाच्यम। और क्या बताए हैं कि जो ऋकार है और ऋकार है, ये दो न होकर के इनको एक में ही जो है कि जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से इनके भी क्या रहती है, इनकी भी एक सवर्ण संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, सवर्ण संज्ञा। जैसे एक एग्जाम्पल से, जैसे मान के चलिए कि अभी हम जैसे कि यहाँ अपने गांव में रहते हैं, ठीक। तो वहाँ कितने परिवार का जो है कि 10 लोगों का परिवार बताते हैं कि देखिए हम लोग, हमारे घर में 5 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, इससे संयुक्त परिवार है तब। और अगर सीमित परिवार है, ठीक है, तो उसमें 2 या 4 लोग ना। तो अब जैसे अब यहाँ पर देखिए कि सब एक तो नहीं होते, परिवार में तो एक जैसे होते हैं, ठीक। लेकिन चाचा का अलग रहता है, पिताजी का अलग रहता है, ताई जो है कि ताऊ का अलग रहता है, ठीक। इस प्रकार से हम जो है पहचानते हैं। लेकिन वही जब अब धीरे धीरे ग्राम मंडल पर देखते हैं तो उसमें कई परिवार आते हैं, और कई परिवार क्या होते हैं, लेकिन एक उनमें समानता रहती है कि भाई हमारा यही जिला है, हमारा यही क्षेत्र है ना, और जो है कि हमारा ये क्षेत्र मंडल, ये हमारी ग्राम सभा है, ठीक। ये हमारा जनपद है, ये हमारा मंडल है। इस प्रकार से बताइए हमारा प्रदेश, कई प्रदेशों को मिला करके क्या होता है, क्या बनाया जाता है, एक देश बनता है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर क्या है कि कई प्रकार के अक्षर जो रहते हैं वो मिल करके क्या कहते हैं, एक स्थान से निकलने के कारण उनमें समानता आ जाती है। क्या आती है, समानता आती है, ठीक। जैसे कि क्या होता है, अगर कोई अमेरिका चला गया, भाई दबे कि जैसे कोई अमेरिका जाता है और वहां पर क्या रहता है कि 10 इंडियन मिलते हैं, और 10 इंडियन एक पंजाब का रहे, एक हरियाणा का, कोई यूपी का, कोई एमपी का, कोई महाराष्ट्र का,
मतलब ऐसे ऐसे करके हर एक राज्य से कोई 10 व्यक्ति मिल जाए एक जगह, तो बोलेंगे कहाँ से हैं, तो बोलेंगे हम भाई इंडियन से हैं, ठीक, हम इंडियन हैं, हम लोग भारतीय हैं, ठीक, हम भारत से आए हुए हैं, ठीक। तो जब हम भारत को बताएंगे कि हम भारत से आए हुए हैं, तो वहां पर क्या होगी, तो उनकी समर्ण हो जाएगी, बोलेंगे अरे भाई हम तो एक परिवार के हैं। कहाँ है, हम एक परिवार के हैं, अर्थात हम एक सवर्ण के हैं, एक ही वर्ण के ही हैं, हम भारतीय हैं। ना कि वहां पर हम यूपी के हैं, ना हम एमपी के हैं, ना हम महाराष्ट्र के, ना हरियाणा के, ना उत्तराखंड, ना जो है कि कश्मीर के हैं, ऐसा नहीं, हम लोग क्या सवर्ण है, वहां क्या है, एक ही वर्ण के, अर्थात एक ही जो है कि देश के निकले हुए हैं, एक ही कार्य के लिए आए हैं। कार्य तो अलग अलग है, लेकिन क्या है कि एक ही स्थान से आने के कारण क्या हो गया है, ठीक, क्या उनकी हो गई संज्ञा, सवर्ण संज्ञा हो गई, ठीक। जैसे कि मान के चलिए हम लोग बाहर रहते हैं ना, तो क्या रहता है कि जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि अरे भाई किस जिले से हो, है ना, हम जैसे प्रयागराज में इस समय रह रहे हैं, तो कोई बोलता है भाई किस जिले से हो, कोई बोलता है कि हम लखीमपुर, अरे ठीक है तुम तो हमारे पड़ोसी हो, क्योंकि हम कहाँ के हैं, सीतापुर के हैं। अगर कोई सीतापुर का, अरे भाई तुम तो हमारे परिवार के हो, ठीक। तो क्या है, तो इस प्रकार से देखते हैं वो सवर्ण संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, सवर्ण, उनमें अपनत्व तो जैसे आने लगता है, तो इसी प्रकार से इसकी भी सवर्ण संज्ञा। और ये जो रील री वर्ण योर मिथा सामान्यम वाच्यम, इसकी भी री और री क्या होता है, ये भी दोनों अलग अलग न कह करके यहाँ पर जो है कि वार्तिककार कहना चाहते हैं, कहते हैं कि ये दो अलग अलग न होकर के इनकी भी सवर्ण संज्ञा होती है। किसकी, ऋकार की और ऋकार की सवर्ण संज्ञा होती है, ठीक है। और फिर तो उरण रपरा सूत्र एवं र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए यहाँ पर, हाँ अब अच्छा इसके लिए इसको कहा क्यों गया है, रील री वर्ण योर मिथा सवर्णम वाच्यम, तो बताए हैं कि उरण रपरा सूत्र से, उरण रपरा सूत्र एवं प्रत्याहार की सिद्धि के लिए, प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर ऋकार और ऋकार की सवर्ण संज्ञा की गई है। याद रखना, रील री की सवर्ण संज्ञा किस लिए की गई है, तो बोले कि र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए, ठीक है। उरण रपरा सूत्र से, उरण रपरा सूत्र से र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए क्या किया गया है, रील री जो है कि रील री की सवर्ण संज्ञा बताई गई है। कैसी संज्ञा बताई गई है, सवर्ण संज्ञा बताई गई है। किसके लिए, तो बताए हैं उरण रपरा सूत्र से रा की जो है कि सिद्धि के लिए, प्रत्याहार में रा की सिद्धि के लिए, ठीक। तो आगे चलते हैं। तो अब स्थान बताते हैं कि आप लोगों के कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्थान से कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक। तो ये सूत्र थोड़ा लंबा है, इसलिए जो है कि एक पार्ट में तो बहुत मुश्किल है कि बन जाए, काफी समय गुजर जाएगा। तो अब देखते हैं कि अथ स्थानानि, अथ स्थानानि, अथ स्थानानि, अब इसके स्थानों को कहेंगे कौन कौन से, तो बताते हैं कि अकुह, विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो एक एक सूत्र हम लिखते जाएंगे, एक एक समझते जाएंगे, ठीक है। तो ये वृत्ति किसने लिखी है, हम रोज बताते हैं आप लोगों को, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो वृत्ति लिखे हैं ये भट्टोजी दीक्षित की वृत्ति है। किसकी वृत्तियां हैं, भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखी गई हैं ना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात अकार, अकार और अकार के सारे रूप, दीर्घाकार हो प्लुत हो जो भी रहता है, वो सारे कहाँ जा जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। कहाँ से निकलेंगे, ये सब कंठ से निकलेंगे। और कु, ये कु क्या है, कु चु टू तु पु, ये क्या रहते हैं, 5 उदित रहते हैं। आगे के सूत्र हम समझाएंगे, ठीक है। तो कु का मतलब होता है ना क ख ग घ और अंगा, ठीक। क ख ग घ अंगा, विसर्जनीय नाम कंठ। और हा, हाँ कु के बाद में क्या है, हा आया, आ है, कु है, हा, और हा यहाँ पर ह भी, फिर विसर्जनीय नाम कंठ। और इसके साथ साथ में क्या है, ये जो विसर्ग रहता है, कौन सा, ये विसर्ग रहता है, ठीक। ये सब क्या रहते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, इन सब का जो है कि एक स्थान है, कौन सा, कंठ है,
कौन सा स्थान है? तो बताएंगे कंठ स्थान है। अर्थात ये जो भी वर्ण निकलते हैं कहाँ से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। जैसे आकार, और कु मतलब क ख ग घ अंग, पांचों वर्ण कु के अंतर्गत आते हैं। और हा का मतलब होता है हा, ठीक। और ये जो है ये विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। ये सब कहाँ से निकलते हैं? तो ये सब कहाँ? कंठ से। और जिसका कंठ खराब होगा वो क नहीं बोल पाएगा, ख नहीं बोल पाएगा, ग घ ग अंगा और ह और विसर्ग अ, ठीक है। ये सब जो है कि बोलने में उसे क्या होगी? तकलीफ होगी, ठीक। तो इसलिए भाई कंठ को सही रखिए और कंठ में देवी सरस्वती को बसाए रखिए। तो इस प्रकार से क्या है कि जब कंठ से हमारे इतने वर्ण निकलते हैं, कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण। इनकी क्या है? कौन सी इनकी संज्ञा है? तो इनकी यहाँ पर सवर्ण संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? सवर्ण संज्ञा। और किस लिए है? तो बोले कि अस्य प्रयत्नम, अस्य प्रयत्नम, क्योंकि इनका जो प्रयत्न है वो सब क्या है? कंठ से है। क्या है? इनका प्रयत्न कहाँ से है? कंठ से होने के कारण इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। किसकी किसकी सवर्ण संज्ञा? आकार की, और क्या है? ककार की, खकार की, गकार की, घ ग और ह और क्या? विसर्ग। इन सब की जो है कि एक ही संज्ञा हो गई है। कौन सी? सवर्ण संज्ञा। क्यों? क्योंकि भाई एक ही परिवार अर्थात कंठ रूपी परिवार से लोग आए हुए हैं, इसलिए इनकी कौन सी संज्ञा? कंठ संज्ञा हो गई, ठीक है। तो अगला जो है कि सूत्र, अगली वृत्ति है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक। और अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम फिर से आपको लिखे दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी छात्र अगर हिंदी से है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस संस्कृत के लिए तो है ही, ठीक है। तो अगला सूत्र है इसका, अगली वृत्ति है, सूत्र नहीं है, वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है? तो इचुई शानाम, इचुई शानाम तालु, इचुई शानाम तालु, ठीक। तो ई चुई शानाम तालु, इसको हम देखते हैं। ये अगली वृत्ति है। तो ये कहाँ की है? तालु की। कहाँ की है? तालु की है। और इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं? तो बताए हैं ई के 18 भेद, ई के 18 भेद, ई के 18 भेद। कौन से? ई अभी हम कल आपको बता चुके हैं, ई के 18 भेद। फिर चू मतलब, चू का मतलब च छ ज झ और इया, ठीक। इस प्रकार से ये 5 वर्ण। फिर य, फिर श, क्या? स। ये सब क्या है? इनका स्थान क्या है? तालु है। इनका क्या है? तालु स्थान है। अर्थात इतने वर्ण तालु से निकलते हैं। कौन कौन से? ई और च छ ज झ इया और य श। इसलिए तालु के जो है कि तालु से निकलने के कारण कहां से इनका जो है कि प्रयत्न स्थान कौन सा है? इनका प्रयत्न स्थान क्या है? तालु है। किसका? इकार का, ठीक। इकार का प्रयत्न स्थान तालु है और च है। और जो तालु का प्रयत्न स्थान क्या है? च है, छ है, ई है, ज है, झ इया और य और श। ये जो इतने वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण हैं? ई है, च है, छ है, ज है, इया है, झ है, इया है, श और क्या है? य। इस प्रकार से इन वर्णों का कितने वर्ण हुए हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें भी कितनी वर्ण है? 8 वर्ण। इनका जो है कि स्थान क्या है? तालु है। तो इनकी कौन सी संज्ञा हुई? इनकी भी क्या हो गई? सवर्ण संज्ञा हो गई। कैसी संज्ञा हो गई है? सवर्ण संज्ञा हो गई। अर्थात इनकी सवर्ण संज्ञा, अर्थात के मतलब ये जो है एक ही परिवार से आए हुए हैं, एक ही प्रयत्न से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात एक ही प्रयत्न, तालु रूपी प्रयत्न से उत्पन्न हुए हैं। और इनका कौन सा परिवार है? तालु परिवार है। कौन सा परिवार है? तो इन सबका क्या है? तालु परिवार है। ये सब जो है कि हमारे शरीर के अंतर के, ठीक है, तालु से स्पर्श होकर के निकलते हैं। इसलिए इनकी तुलना के, इनकी जो है कि तुलना या प्रयत्न जो है तालु है, इसलिए इनकी संज्ञा क्या है? सवर्ण संज्ञा है। तो इतना समझ में आ गया।
आप लोग समझते रहिए, हम आपको समझाते रहेंगे। और हमें लग रहा है कि आप लोग काफी समझदार हैं, तो इतना सब कुछ बताने की ज्यादा विशेष आवश्यकता नहीं रहेगी। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा बीए तक का बच्चा भी अगर समझे, इंटर तक का भी बच्चा अगर समझे, तो उसको समझने में कहीं पर भी दिक्कत ना हो, इसलिए हम सबसे सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर अगली जो है वार्तिक है, वार्तिक नहीं सॉरी वृत्ति है, ऋटुर खाणाम मूर्धा। ऋटुर खाणाम मूर्धा अर्थात ऋकार, कौन सा वर्ण? ऋकार, फिर टू। टू का मतलब, अब ऋकार का मतलब अकेली री नहीं, री के 18 भेद, री के 18 भेद, ठीक है। और टू का मतलब ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। इस प्रकार के जो है कि ट के ये 5 भेद। फिर क्या है? र, रकार, कौन सा? रकार। फिर श और ये श, ठीक। तो इनके स्थान क्या है? तो बताए हैं इनके स्थान कौन से हैं? तो इनके स्थान क्या है? इनके स्थान है मूर्धा, अर्थात री के 18 भेद। कितने? 18 भेद री के, और टकार के, टू के ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, ठीक। ये जिस प्रकार से देखते हैं तो 8 भेद ये हो गए। इनके सबके क्या है? मूर्धा स्थान है। कौन सा प्रयत्न स्थान है? तो बताएं इनका प्रयत्न स्थान क्या है? मूर्धा है। और मूर्धा होने के कारण इनकी क्या संज्ञा हो गई? सवर्ण संज्ञा हो गई। कैसी संज्ञा? तो इनकी सवर्ण संज्ञा हो गई है। और अस्य तो जो है कि अस्य प्रयत्नम श्रवणम, ठीक। इनका जो है कि जो प्रयत्न है वो श्रवण संज्ञा वाला प्रयत्न है। तो इसलिए जो है कि इनको भी जो है कि कौन कौन से, अगर कहीं पर रिकार आता है या रा आता है या फिर जो है कि ये तालवी सॉरी मूर्धन्य श आती है, तो उनको हम कैसा बोलेंगे? ये एक ही परिवार के हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा आता है तो कैसा? एक ही परिवार के ही वर्ण है। कैसे हैं? एक ही परिवार के ये वर्ण हैं, ठीक। तो आगे इसके बाद में देखते हैं अगला इसका जो है कौन सा जो है वृत्ति है? तो ली, ठीक। ली तुल शानाम, ऋतुल शानाम दंत्य। दंता, ठीक। ऋतुल शानाम दंता अर्थात ऋकार, और फिर तू के अंतर्गत आते हैं त, थ, द, ध और न, फिर ल और क्या? श, सॉरी सा, ठीक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं री, त, थ, द, ध, न और ल और सा, ठीक। तो इस प्रकार से इन 8 वर्णों की क्या हो गई है? दंत संज्ञा हो गई है, ठीक है। कैसे है ये प्रयत्न सवर्ण है। कैसे है? प्रयत्न सवर्ण है, ठीक। ये भी क्या है? प्रयत्न सवर्ण ही है ना। तो ये कैसे प्रयत्न सवर्ण है? ये दंत प्रयत्न सवर्ण है। अच्छा, हम कल एक शब्द बोले थे, एक बात बताए थे कि भाई सबके 18 भेद होते हैं, लेकिन री के कितने भेद होते हैं? तो री के भेद कितने होते हैं? तो री के भेद कितने होते हैं? 12 भेद होते हैं। कितने? 12 भेद होते हैं री के, ठीक है। कल हम अपने लोगों को समझाए थे कि री के 12 भेद त, थ, द, ध और न, ल, श, ये कहाँ के हैं? ये दंत संज्ञा के वर्ण हैं। अर्थात ये जो भी वर्ण निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? दांतों को स्पर्श करके। जब जिह्वा दांतों से टकराती है तब जाकर के ये शब्द निकलते हैं। अगर किसी के दांतों में, अगर किसी के सामने दांत अगर नहीं है तो ला और शा और त, थ, द, ध, न और ली, ये शब्द बोलने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो इसलिए दांतों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
तो क्या है कि जब ये शब्द नहीं रहेंगे, जब ये अगर हमारे दांतों में कोई समस्या है नहीं है, ठीक है, समस्या का मतलब जब नहीं है, जब हमारे दांत नहीं है, इसीलिए छोटे बच्चे क्या रहते हैं ना, उनके दांत नहीं रहते, तो इन शब्दों को बोलने में उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ये बोल नहीं पाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से देखते हैं, तो इन शब्दों को अगर ऐसा, इन वर्णों को अगर बोलना है, इन वर्णों को अगर बोलना है तो क्या रहता है भाई, आपके पास में दांत होना अनिवार्य है। ठीक, ला बोलने के लिए आपके पास में दांत अनिवार्य है, सा बोलने के लिए आपके पास दांत अनिवार्य है, ता था दा धा ना अगर बोलना है तो भाई दांत अनिवार्य है। तो इन सब के, तो इनकी क्या हो गई, ये सब दांत से ही निकले हुए हैं। कहाँ से? दांतों को स्पर्श करते हुए जिह्वा निकलती है, तब जाकर के जो है कि वर्ण बनते हैं, वर्ण निकलते हैं। कौन? री, त्री, जो है री, त, थ, द, ध, न, ल, श, ये वर्ण तभी बनते हैं जब दांत हमारे सही सलामत, और दांतों से स्पर्श करने के कारण इनकी क्या है, दंत सवर्ण संज्ञा है। कैसी सवर्ण संज्ञा है? दंत सवर्ण संज्ञा है। और अगला इसके बाद में अगली वृत्ति है, इसको थोड़ा बिगाड़ देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसके माध्यम से कहीं पर भी कुछ भी छूटे ना। फिर उपु पद मानिया नाम, उपपदमानीय नाम ओष्ठो। ठीक, उपपदमानीय नाम ओष्ठो अर्थात उकार। क्या? उकार। उकार के कितने भेद? 18 भेद। उकार के कितने भेद? 18 भेद। फिर पु, पु मतलब प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये 5 प्लस उपदमानीय। उपदमानीय मतलब, उपदमानीय इस प्रकार से एक शब्द बनता है। ठीक है, प। ठीक है, और ये क्या रहता है? ये जैसे कि विसर्ग रहता है। ठीक है, विसर्ग में क्या रहता है कि अर्धा रहता है। विसर्ग में क्या रहता है? विसर्ग में अर्ध हकार रहता है, तो उससे भी आधा। ठीक है, अब आधे में आधा मतलब 1/4। ठीक है, 1/4 हकार उपधमानी और 1/4 मतलब आधा, आधा का आधा जो भाग रहता है वो आधा कहाँ रहता है? उपधमानीय में रहता है। ठीक है, हकार। और कहाँ रहता है? तो और बताए हैं कहाँ रहता है? जिह्वा मूली में। जिह्वा मूली में भी क्या रहता है? हकार रहता है। तो इस प्रकार से जो हम वर्ण देखते हैं, ठीक, तो वो क्या रहते हैं? ये उपधमानीय है। कैसे हैं? उपधमानीय है। कौन कौन से? उकार, उकार के 18 भेद प्लस पा, फा, बा और भा, मा, प और फ, ये क्या है? ये उपधमानीय है। ठीक, ये 2 उपधमानीय है। और ये क्या है? ये तो पू है, अर्थात प, फ, बा, भा, मा, ये उदित जो है कि उदित के अंतर्गत आते हैं ना, तो प जो है कि पू उदित के अंतर्गत कौन सा आता है? प, फ, बा, भा, मा, 5 वर्ण आते हैं, प्लस उकार के अंतर्गत। ठीक है, क्या है? उकार के 18 भेद आते हैं। तो इस प्रकार से कहां से? ये ओष्ठ से है। इनका प्रयत्न जो है कि कहां से है? ओष्ठ से होने के कारण इनकी क्या है? सवर्ण संज्ञा है। क्या है? इनकी सवर्ण संज्ञा है। और एक चीज लिख लीजिएगा कि विसर्ग में जो है कि हकार रहता है ना, जैसे कि राम, ठीक है, तो पूरा हा नहीं रहता है। क्या रहता है? अर्ध हकार रहता है। अर्ध हकार ना, आधा हा रहता है, पूरा हा नहीं रहता है। और जब पूरा हा रहेगा तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा? हा हो जाएगा। और जो अर्ध हकार रहता है तो कहाँ रहता है? विसर्ग में। और उस आधे का भी आधा कहाँ रहता है? आधे का भी आधा हकार कहाँ रहता है? उपधमानीय में और जिह्वा मूली में। ठीक है, फिर अब ओंठ तक का बता दिया। अगर किसी का ओंठ भाई गड़बड़ है, ठीक, तो ये वर्ण निकालना मुश्किल है, आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। फिर अगली जो वृत्ति है
अगली वृत्ति है यमंगणना नाम नासिका चा, वही सूत्र है, ठीक है। या म अंगा अड़ा न और म, ठीक है। यमंगणनम नासिका च, वैसे माँ यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा नासिका च। यमंगणनम नासिका च, या माँ अंगा अड़ा ना, ये सब कहाँ है? नासिक के वर्ण है। कैसे वर्ण है? नासिक के वर्ण है। और देखते हैं तो जो है महेश्वर सूत्र में इनका पूरा एक सूत्र ही रहता है। कौन कौन सा? जैसे देखते हैं जो अयुड रिलक एवं अयोच हैवरत लड़ एवं गणनम, कौन से नंबर का? 7वें नंबर का सूत्र, ठीक है, 7वां सूत्र है ये। कहाँ का? महेश्वर सूत्र का 7वें नंबर का सूत्र कौन सा है? यमं गणनम नासिका, ठीक, यमं गणनम जब है गर्दश, जब गर्दश, तो यहाँ का है यमं गणनम जो है कौन कौन से? या मा अंगा, ठीक, अड़ा और जो है कि ना। तो इस प्रकार से देखते हैं ये जो वर्ण है, वैसे है तो सब एक एक लाइन का। ये जो अंगा है ये किसकी लाइन का? का है, ठीक है। और या का है, चा का है। इसके अलावा जो है कि का और चा का, और अड़ा कहाँ है? टा का है। और ता का क्या है? ना है। और पा का मा है, पापा बाबा माँ, ठीक है। तो पा का लाइन का है, ठीक। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो ये है तो सब अलग अलग के, लेकिन जब नासिका क्या है, इनका प्रयत्न वर्ण होता है, तो इसलिए इनकी क्या है? सवर्ण संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? सवर्ण संज्ञा है, ठीक। फिर उसके बाद में है एदयितो कंठ तालु। इतना आप लोग समझ पाए होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। तो हम इसको रफ करते हैं। एदयितो कंठ तालु, एदयितो कंठ तालु, एदयितो कंठ, एदयितो कंठ तालु, अर्थात एदयितो, ठीक है, एदयितो कंठ तालु, कौन कौन से? ए और ऐ, ये दोनों तो, ए और ऐ ये दोनों तो कहां से निकलते हैं? कंठ और तालु। एदयितो कंठ तालु अर्थात एकार और ऐकार दोनों कंठ और तालु से मिलने के कारण क्या हो गए? इनकी प्रयत्न संज्ञा क्या हो गई? कंठ और तालु है, तो इसलिए इनकी भी क्या है? सवर्ण संज्ञा है। क्या है इनकी? क्या एकार और ऐकार की कैसी संज्ञा है? तो सवर्ण संज्ञा है। क्यों? तो बोले कि भाई इनका कंठ और तालु दोनों क्या है? प्रयत्न स्थान एक ही जगह से, जैसे कि कंठ तालु से एकार निकलता है, उसी प्रकार से कंठ और तालु से ऐकार निकलता है, तो इसलिए इनकी प्रयत्न संज्ञा। और प्रयत्न संज्ञा होने से ये मतलब एक ही प्रयत्न के हैं, और एक ही प्रयत्न के होने के कारण इनकी कैसी संज्ञा है? तो सवर्ण संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? सवर्ण संज्ञा है, ठीक। फिर ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ दो तो कंठ ओष्ठम, या उदौतो कंठोष्ठम, ठीक। उदौतो कंठोष्ठम, मतलब ओ और औ, ओ, क्योंकि आपके सूत्र में कंठोष्ठम मिलेगा ना, लेकिन भाई द्विवचन में है, ठीक। कंठ और ओष्ठ दो है। यहाँ पर भी हमको जो है कि कंठ तालु नहीं, कंठ तालो लिखना चाहिए था ना, तालु, ठीक। जो है कि भानु की तरह रूप चलेंगे ना, भानु भानो ना, भानु भानो कंठ तालो, ठीक। तो इसी प्रकार से कंठ ओष्ठ ना, तो कंठ ओष्ठो ना। फिर इस प्रकार से ओ और औकार ना, औकार दोनों का क्या स्थान है? कंठ और ओष्ठ है। क्या है? कंठ और ओष्ठ है, ठीक। तो इनका प्रयत्न स्थान क्या है? इनका प्रयत्न स्थान क्या है? ओ और औ का, उकार और औकार का कंठ जो है कि प्रयत्न स्थान कंठ और ओष्ठ है, तो इनकी कौन सी संज्ञा होगी?
सवर्ण संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रयत्न स्थान है, इनका जो बोलने का स्थान है, ठीक है, जो बोलने का स्थान है, जो बोलने का है, जो है कि स्पर्श करने का स्थान है, ठीक है, वायु के घर्षण का जो स्थान है वो क्या है? कंठ और तालु है। किसमें? ओ और औ में, ठीक है, ओ और औ में जो घर्षण स्थान है वायु का वो कौन सा है? कंठ और ओष्ठ है। इसलिए इनकी कौन सी संज्ञा हुई है? तो सवर्ण संज्ञा हुई है। कौन सी संज्ञा हुई है? सवर्ण संज्ञा हुई है। इसके बाद में अगली वृत्ति आती है, अगली वृत्ति है अगली वृत्ति है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक, वहां पर दंतोष्ठम है ना, लेकिन वकार से दंतोष्ठ, वकार जो व वर्ण होता है, कौन सा वर्ण? वकार, व वर्ण होता है। इसका जो है कि बोलने का स्थान है, स्पर्श स्थान है, वो क्या है? दांत है और ओष्ठ है। क्या है? दांत और ओष्ठ है। तो इसलिए इनका प्रयत्न स्थान क्या हुआ है? वा का प्रयत्न स्थान क्या है? दांत और ओष्ठ। तो इनकी कौन सी संज्ञा हो गई? सवर्ण संज्ञा हो गई। कैसी संज्ञा? सवर्ण संज्ञा। और सवर्ण संज्ञा सूत्र कौन सा है? तो कौन सा सूत्र है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है, तुल्य अर्थात तालु कंठ आदि स्पर्श स्थानों से, ठीक है, अस्य प्रयत्नम जिनसे इनका प्रयत्न निकले, ठीक है, जिनका प्रयत्न हो, ठीक है, उनकी सवर्ण संज्ञा होती। अर्थात जैसे फिर से समझिए बिल्कुल सीधी भाषा में, जिन वर्णों का प्रयत्न स्थान एक हो, ऐसे वर्णों को, या जो है कि स्पर्श स्थान एक हो, ठीक, प्रयत्न स्थान या स्पर्श स्थान एक हो, ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक, बस। फिर अगला क्या है? जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम। अब जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम अर्थात जिह्वा मूलीय कौन कौन से हैं? तो जिह्वा मूलीय वर्ण बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? क ना, और फिर ख। ये कौन से वर्ण हैं? ये थोड़ा ऐसे नहीं, इस प्रकार से बने होंगे, इस प्रकार से। तो ये दोनों क्या है? जिह्वा मूलीय वर्ण है। कौन से वर्ण है? जिह्वा मूलीय है। और इनका प्रयत्न स्थान क्या है? तो जिह्वा का मूल भाग, अर्थात जहां से जिह्वा निकलती है, बस वही आंतरिक जो है जिह्वा का मूल भाग जो है वो क्या है? जिह्वा मूलीय है। तो इस प्रकार से इनका भी क्या है? सवर्ण संज्ञा सूत्र है। इनका कौन सी संज्ञा? सवर्ण संज्ञा। इनका प्रयत्न स्थान क्या है? जिह्वा मूल है। अब अगर कोई पूछता है कि भाई जिह्वा मूल का जो है कि स्पर्श स्थान क्या है? वायु कहां से घर्षण करती है? तो बोले जिह्वा मूल से। कहां से? जिह्वा के मूल से। ठीक, फिर अगला है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य और अनुस्वारस्य नासिका। ठीक, इस सूत्र से नासिका अनुस्वारस्य। ठीक, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुस्वारस्य नासिका, अर्थात अनुस्वारस्य अनुस्वार का, अनुस्वारस्य अर्थात अनुस्वार का प्रयत्न स्थानम नासिका। अनुस्वार का कौन सा? अनुस्वार का, ठीक, अनुस्वार का प्रयत्नम नासिका। ठीक, अनुस्वार का जो है कि प्रयत्न स्थान जो है, अनुस्वार का प्रयत्न स्थान नासिका है, इसलिए इसकी कौन सी संज्ञा होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। कैसी संज्ञा होगी? तो बताएंगे इसकी सवर्ण संज्ञा होगी। किसकी? नासिका, अनुस्वार की। और अनुस्वार का जो है कि अक्षर रहता है वो ऐसे किसी भी जो है कि वर्ण के ऊपर, हम इसको नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिख देते हैं ना, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब अगर ऊपर जीरो रहता है, बिंदी रहती है, तो कौन सा है? अन्नास जो है कि अनुस्वार है। कैसा वर्ण है वो? अनुस्वार वर्ण है। और उसका प्रयत्न स्थान क्या है?
नासिका है। कौन सा स्थान है? नासिका है। तो उसकी संज्ञा क्या है? जो है कि नासिका संज्ञा, जो है कि सवर्ण स्थान क्या है? नासिका है। प्रयत्न भी नासिका है, तो इसकी जो है कि सवर्ण संज्ञा क्या हो जाएगी? ठीक, इसकी भी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी नासिका से। ठीक, तो हम लोग कल आपसे कहे थे कि भाई जो आपको जो बनाने के लिए बताए थे, ठीक, 18 भेद बताए थे, आकार के, इकार के, उकार के, ऋकार के हम यहीं पर बता दिए थे, ऋकार के भी बताए थे, ऐकार ओकार। ठीक है, हमें जो है कि लग रहा है कि आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक कार्य किया होगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी आप अगर दुनिया में ईमानदारी से कार्य करेंगे, तो आपको दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कि आगे बढ़ने से रोक सके। आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान होंगे अगर आप किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को, किसी भी कार्य को अगर आप 10,000 घंटे करते हैं, कितना? ओनली, मात्र और मात्र 10,000 घंटे, ठीक, घंटे करते हैं, तो क्या रहता है? आप उस क्षेत्र के टीचर हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं। तो हमको मास्टर नहीं होना, हमको तो सब जानना है। ठीक है, 10,000 घंटे का हम 20,000 कर देंगे। तो 10,000 घंटे, और कैसे? रेगुलर। ये नहीं कि आज के हैं कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे, चलो एक दिन में 10 घंटा खींच दिए, 2-4 दिन आराम से लेट के सोए, ऐसा नहीं। पर डे, चाहे आप 1 ही घंटा करें, चाहे आधा घंटा करें, लेकिन क्या रहता है ना, जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल में क्या रहता है, जब तक हम पैडल मारते जाएंगे, मारते जाएंगे, क्या रहेगा? साइकिल हमारी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही पैडल मारना बंद कर देंगे, उसकी गति क्या होगी? धीरे 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 कम होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हमको लगातार कार्य करना है। ठीक, 10,000 घंटे एक बार में नहीं, ठीक, 4 दिन ना सो करके सीधे 72 घंटे पढ़ लिए ना, ऐसा नहीं। पर डे, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, और आप 1 हफ्ते तक लगातार 1-1 घंटे पढ़ करके देखें, 1 हफ्ते तक ना, मतलब 7 दिन तक अगर आप लगातार 1-1 घंटे जिस टाइम में आप पढ़ना चाहते हैं पढ़े, ठीक, जब आपका मन कहे पढ़े, लेकिन 7 दिन में आपको 1 घंटा ऐसा निकालना पड़ेगा जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आप पर डे 1 घंटा पढ़ते हैं 7 दिन तक, तो 8वें दिन आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी को कहने को नहीं पड़ेगा, आपका मन कहेगा कि आज हम पढ़े नहीं, आज हमको पढ़ना चाहिए। ठीक, और जिस दिन से आप ये सोच लेंगे कि हमको अपने लिए पढ़ना है, उस दिन से आपको सक्सेस कोई भी रोक नहीं सकता। तो नमः मित्र अभ्यास, आज हम लोग अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं, और जो है कि आगे जो इसमें सूत्र में जो वृत्तियां हैं वो हम अगली क्लास में समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।